बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर जो है वो कहाँ जा रहा है, एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का लेक्चर नंबर 7, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो उसका आज शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। तो चैप्टर फ्लो तो अब तक आपको रट चुका होगा, इतनी बार दिखा दिया है मैम ने। आज जो हम पढ़ने वाले हैं नैतिक मुद्दे, जिसको हम एथिकल इश्यूज भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ट्रांसजेनिक जीवों के प्रयोग से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, इसी एथिकल मुद्दों से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उनको पढ़ेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां हैं हमारे सामने इस बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं नैतिक मुद्दों से या नैतिक मुद्दे से, जिसको हम कहते हैं एथिकल इश्यूज। क्या हैं ये एथिकल इश्यूज? तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि हर बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हम हर चीज को चेक करते हैं। और मैं एग्जांपल दूंगी आपको फिर से इस मुद्दे से जुड़ी हुई चीज के लिए, वही क्रिश 3 यानी कि ऋतिक रोशन की मूवी क्रिश 3, जहाँ पे विवेक ओबराय जो होता है वो क्या करते हैं, डीएनए को, अलग अलग एनिमल्स के डीएनए को इंसानों में और इंसानों के डीएनए को एनिमल्स में डाल के बहुत विभिन्न प्रकार के जीव बना लेते हैं, जिसमें कि एक कंगना राणावत होती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी वाली शक्ति या पावर होती है ना। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग डीएनए जीन्स को मिलाकर कुछ ऐसे जीव बना लेते हैं जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में जीएमओ यानी कि पारजीनी जंतु या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स कहते हैं। तो वहां क्या होता है, क्या विवेक ओबराय ने उस एनिमल्स को बना के कोई अच्छा काम किया? नहीं भाई, नेगेटिव रोल में ही थे वो। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी का विनाश करने, वो पूरे इस दुनिया पे राज करना चाहते थे और उन्होंने उन एनिमल्स का गलत यूज किया, है ना। और उसमें आपने देखिए कुछ एनिमल्स तो बहुत ही डेंजरस थे, एक दो जो बताए थे। हालांकि वो जो था वो पूरा एनिमेटेड था, लेकिन अगर सोचिए कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज ऐसे करते रहे, है ना। आप एक लैब बना लो और उसमें आप किसी का डीएनए निकाल के किसी के डीएनए में डाल दो और एक ऐसा इंसान बना दो जिसके शेर जैसे दांत हो, है ना, गाय जैसे सींग हो या 12 सिंह जैसे सिंग हो, और जिसके पंख उग जाए, है ना, और नाखून बड़े बड़े हो जाए ऐसे खतरनाक वाले, तो क्या होगा? और अगर उसमें जीन्स चेंज होंगे तो कई जीन्स, हम कहते हैं कि कई अच्छे जीन्स के साथ बुरे जीन्स भी आते हैं। तो अगर आपने शेर के टिथ वाला जीन उसमें डाला है तो भाई शेर का अगर कोई ऐसा कैरेक्टर, लोगों को खा जाने वाला, है ना, कार्निवोरस टाइप का, शिकारी टाइप का जीन अगर उसमें आ गया तो भाई वो क्या करेगा, बाहर निकल के लोगों को खाएगा। क्या ऐसा इंसान आप बनाना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी की कुछ नैतिक आप समझते हैं, जनरल पहले हमें मोरल साइंस पढ़ाई जाती थी, है ना, नैतिक विज्ञान जिसको कहते थे, कि ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी करे जा रहे हैं, है ना, विनाश की तरफ जाए जा रहे हैं। तो हर बायोटेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशन है, कुछ रूल्स है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी को फॉलो करना होगा और करते रहना होगा, वरना इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, भयानक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे जीन्स या पारजीन जंतु नहीं बनाने जो हमारी अर्थ के लिए, इंसानों के लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, कई बार ऐसा बन जाता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में एक बीमारी गई है जिससे आप सब कुछ वाकिफ है, कहते हैं कि वो लैब में बना हुआ वायरस था, वो नेचुरल वायरस नहीं था। तो क्या था, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का कमाल ही था जो विनाश की तरफ ले गया पूरी दुनिया को, एक पेंडेमिक डिजीज के रूप में फैला। क्या था, क्यों था, नहीं पता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो लैब में बनाया हुआ था, इसीलिए उसको जो है धीरे धीरे खत्म किया गया या खत्म हो रहा है। तो ऐसे भयानक परिणाम का एग्जाम्पल आप एक देख चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए नैतिक मुद्दे बहुत सारे हैं हमारे पास, एथिकल इश्यूज बहुत सारे हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेकर। मानव पृथ्वी का बुद्धिमानतम जीव है, ये तो कोई शक नहीं है हमें, है ना। हम अपने आप को समझते हैं कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, ब्रेन की पावर जो है, कहते हैं कि कोई क्षमता नहीं है ब्रेन की पावर की, है ना। हालांकि हमारे ब्रेन पावर हमारे जो पूर्वज थे उनसे कम है, अगर आप विकास वाले चैप्टर को देखिए, लेकिन
फिर भी हमारी ब्रेन पावर इस अर्थ पे मौजूद किसी भी एनिमल से बहुत पावरफुल है, तो हम बुद्धिमान है और हम अपने आप को समझते भी है ना, ओवर स्मार्ट टाइप के। ठीक है, तो बुद्धिमानतम जीव है, इसमें संदेह नहीं है, मुझे भी नहीं है। लेकिन मनुष्य का यह सोचना कि वही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, प्राउड कि भाई मेरे से दिमाग वाला तो कोई एनिमल है नहीं और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, कर रहे हैं। क्या क्या नहीं कर दिया हमने साइंस में, है ना, क्या क्या नहीं खोज दिया हमने साइंस में। और उसे ही पृथ्वी पर रहने का सबसे ज्यादा अधिकार है, न्याय संगत नहीं है। आपने कई मूवीज ऐसी देखी होगी, है ना भैया, जैसे अभी एक मैंने आपको बताई क्रिश वाली, जहाँ पे ह्यूमन जो है वो पावरफुल बनना चाहते हैं। कुछ ऐसी मूवीज भी है जहाँ पे ह्यूमंस कहते हैं कि हम सारे एनिमल्स को यहाँ से भगा देंगे और खुद इस अर्थ पे अकेले रहेंगे, किसी भी एनिमल को नहीं रहने देंगे। ऐसी मूवीज, हॉलीवुड टाइप की मूवीज आपने देखी होगी। तो वो अगर ये सोच रहा है कि नहीं वही इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे रहने का अधिकारी है क्योंकि वो सर्वोत्तम इंटेलिजेंट है ना, तो ये गलत बात है, न्याय संगत नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवधारियों को हमेशा से शोषण करता आया है, कर रहे हैं हम। अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया था हमने इंसुलिन कहां से निकाली थी, हालांकि वो इंसुलिन हमें एलर्जी कर रही थी, तो फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता ली, लेकिन निकाल कहां से रहे थे, गाय को, पिग को, इनको मार के निकाल रहे थे, है ना। अब आप सोचे कि क्यों मार रहे थे, है ना, ऐसा थोड़ी जरूरी मार के निकाल ले, लेकिन ये सच है। हम इंसान जब हमारी जरूरतों के, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो 2 पैरों वाला जानवर आपके सामने खड़ा है यानी कि इंसान, उससे भयानक जीव इस दुनिया में कोई नहीं है। हम कहते हैं वो बुरा है, वो बुरा है, लेकिन हमसे ज्यादा बुरा शायद इस अर्थ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हम हमारे मतलब के लिए एनिमल्स और प्लांट्स को यूज करते हैं बिना सोचे समझे। और फिर जब हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पे विनाश की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर हम संभलने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले हमने खूब पेड़ काटे और अब पेड़ बचा रहे हैं, पहले हमने खूब पॉल्यूशन किया, अब पॉल्यूशन कम कर रहे हैं। तो संभलने की लिमिट में आते आते हम विनाश को न्योता दे रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि एक दिन जिस तरह से अर्थ चल रही है, एक दिन ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और फिर हम नए नए प्रोग्राम चलाते हैं, सेव वाटर, सेव सॉइल, है ना, इस तरफ जा रहे हैं हम अब पृथ्वी को बचाने के लिए। उसने इन जंतुओं का अपने कल्याण के साधन मात्र समझा है, ठीक है। सिर्फ वो समझता है कि ये जितने भी तुच्छ प्राणी हैं ये सब मेरे यूज के लिए है। लेकिन पृथ्वी के अन्य जीवधारियों से हमारे संबंधों की मानव केंद्रिक यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ह्यूमन सेंट्रिक, यानी कि हम वही समझते हैं कि ये सारे एनिमल जो है हमारे इर्द गिर्द है, मेन हम ही हैं। सोच को लगातार चुनौतियां भी दी जाती रही है। कई एनिमल्स ऐसे आए जिन्होंने फिर इंसान को वही कहते हैं अपनी औकात याद दिलाई कि तुम ही नहीं हो इस दुनिया में, हम भी है, हमारा भी वर्चस्व है। और जब हम उतर आए अपनी वाली पे, तो तुम्हें इंसानों को भागना पड़ेगा अर्थ छोड़ के, ठीक है। तो नेचर से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। नेचर इज द अलमाइटी गॉड, बहुत बड़ी ताकत है उसके पास। चलिए, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए क्या करा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी को कुछ लिमिट, जैसा कि मैंने कहा, नियमबद्ध किया गया है कि हर चीज, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका अप्रूवल देना पड़ेगा। ये आपने मूवीज में देखा हो, कहीं चोरी चुप्पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, है ना। हॉलीवुड मूवी में ज्यादा ऐसा बताते हैं। विवेक ओबरॉय को कोई वो परमिशन थोड़ी मिली हुई थी, वो सब ये चोरी चुप्पे कर रहा था। तो हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है कि हम ये चीज कर रहे हैं। जैसे एनाकोंडा मूवी किसी ने देखी है, उसमें पूरा सा ऐसे एनाकोंडा का बना रखा होता है, वहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और एक एनाकोंडा डेंजरस निकल जाता है। तो जरूरी नहीं कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सारे हमारे लिए हेल्पफुल हो। वो एनाकोंडा पे एक्सपेरिमेंट करता है और वो एनाकोंडा भाग जाता है वहां से, और फिर वो पूरे शहर में लोगों को खाने लग जाता है। तो कई बार हम बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें बना देते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, और हो सकता है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाए। जैसे कि वही एक पेंडेमिक डिजीज का जो मैंने एग्जांपल दिया, एनाकोंडा का जो मूवी आपने देखी उसका एग्जांपल दिया, ठीक है। और एक आपने देखी हो रेसिडेंशियल एविल, एक हॉलीवुड मूवी है,
आपको पता है मुझे मूवीज़ और ये जो सस्पेंसिव चीज़ें होती हैं वही देखने का शौक है, बाकी कोई ऐसा शौक नहीं है मुझे। तो वो रेसिडेंशियल एविल में ऐसा ही कुछ है, सीरीज़ है उसकी बहुत बड़ी, उसमें ऐसा ही होता है। वो वायरस होता है, वो लैब में बनाया होता है उन्होंने किसी काम के लिए, और वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है और फिर पूरे ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ समझते हो, इंसानों को ज़ॉम्बीज़ बना देता है वो, ठीक है। बिना नियम कायदों के मनुष्य द्वारा जीवधारियों में किया जा रहा आनुवांशिक फेरबदल इसी तरह जारी नहीं रह सकता। कि आप बिना नियम कायदों के कुछ भी करे जाएं, ये सही नहीं है, ठीक है। मनुष्य के क्रियाकलापों के मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन मतलब एवोल्यूशन, जैसे आपका एग्जाम होता है, आपने सही पढ़ा है या नहीं उसकी चेकिंग होती है। तो यहाँ पे भी जो बायोटेक्नोलॉजी में काम हो रहा है उस पे एक संस्था बनाएंगे, अभी हम देखेंगे उस संस्था का नाम। वो संस्था बनाई जाती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पे वो निगरानी करती है कि सही काम हो रहा है या नहीं, गलत काम तो नहीं हो रहा, ये हमें कुछ और बता रहा है, कर कुछ और तो नहीं रहा है ना, ये सारी। और फंड्स भी रिलीज होते हैं उसके लिए। मूल्यांकन के लिए कुछ नैतिक मानकों, मानकों का मतलब स्टैंडर्ड सेट की है, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं नियम, कि कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने का अनुपालन, अनुपालन समझते होंगे है ना, उसको फॉलो करना अत्यधिक आवश्यक है। ऐसे मुद्दों में नैतिकता से परे इनका जैविक महत्व भी बहुत आवश्यक है। साथ ही आपको बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी ध्यान रखने। मान लो आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उस अच्छे काम के लिए किसी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट का विनाश ही कर दो, ठीक है। जैसे आप कोई डॉग पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन डॉग से आपने ऐसे बायोटेक्नोलॉजिकल जीएमओ बना दिए कि रियल डॉग की स्पीशीज ही नहीं बची, जो भी घूम रहे हैं वो ट्रांसजेनिक डॉग है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट को बनाए रखना है, उस पर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैविक महत्व को भी ध्यान में रखना है। आनुवंशिक उलटफेर वाले जीव जब प्रयोगशाला से पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, वही जैसे जो भी आपने कोई ट्रांसजेनिक एनिमल या प्लांट बनाया है और फिर आप उसको पर्यावरण में डालो, तो पर्यावरण में प्रवेश करने के बाद वो क्या कर रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना है। कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं दे रहे, कोई विनाश तो नहीं कर रहे। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें लैब में तो अच्छे दिखते हैं, अभी उसी प्लांट को मैं गेहूं के खेत में जाके बो दूं तो वो ऐसा होगा कि उसने गेहूं की फसल ही बर्बाद कर दी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना, उल्टा सिस्टम भी नहीं हो जाना चाहिए। तब इसके कुछ अप्रत्याशित जिसको हमने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, हम कह सकते हैं कल्पना से परे, कल्पना से परे हमने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमने एक कांग्रेस ग्रास जिसको आप कहते हैं, जो हर कहीं उग जाती है आज हमारे इंडिया में, है ना। कहीं भी आप घर से बाहर जाओगे आपको ऐसे गोभी के जो छोटे छोटे फूल जैसा एक फूल रहता है, कांग्रेस ग्रास कहते हैं उसको, पार्थेनियम, है ना। वो हम फॉरेन से लाए थे, किसी खरपतवार है, वैसे वो वीड्स है, लेकिन हम लाए उसको किस लिए थे, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर कीड़े को भगाना था। लेकिन वो हम ऐसी लाए कि वो इतनी स्पीड से उग रही है कि वो जहां उग जाती है वहां की दूसरी फसलों को बर्बाद कर देती है। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कोई उगे ना उगे, ये पार्थेनियम जरूर उग जाता है। व्हाइट सा फूल होता है, बिल्कुल छोटा सा, मुझे इसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे गोभी है छोटी सी, ठीक है। तो भाई ऐसे भी परिणाम हो सकते हैं जो हमारे कल्पना से बाहर हो। कौन सा जेनेटिक मॉडिफाइड जीव जंतु कब भस्मासुर, भस्मासुर का मतलब वही भयानक सा रूप ले ले। भस्मासुर कौन है, एक राक्षस था, है ना, किसी ने पढ़ी हो भाई, थोड़ा सा माइथोलॉजिकल आध्यात्मिक जागरूकता किसी में हो तो भस्मासुर एक असुर था जो विनाश, मतलब लोगों का विनाश करता था। तो ऐसा भी नहीं, जैसे मैंने कहा कि कुछ एनिमल, जैसे विवेक ओबरॉय ने जो एनिमल्स बनाए थे वो लोगों को मारने पर तुले हुए थे। और भाई हॉलीवुड मूवी में वो देखते होंगे आप एवेंजर्स, एवेंजर्स में भी वो स्पाइडरमैन, है ना, कैसे कैसे वो जो होते हैं, मतलब एवेंजर्स तो अच्छे हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं वो इसी टाइप के कुछ जीव होते हैं, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव। एक्स-मैन देखी हो किसी ने, और बहुत भरमार पड़ी है जीएमओ की। एक्स-मैन जो मूवी है
उसमें भी ऐसे अलग अलग विचित्र प्रकार के इंसान होते हैं, किसी में कुछ पावर होती है, किसी में कुछ पावर होती है ना। ये सब मूवीज जो है बन जाए, इनका मनुष्य को पता नहीं होता कि भाई कौन क्या गुल खिलाएगा, ठीक है, वो हमें पता नहीं है। ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि कोई सूक्ष्म जीव बड़ी तबाही का कारण बन सकता है, जिसका एग्जाम्पल वही है ही हमारे पास कोरोना, है ना, कोरोना, ठीक है, गाना। भाई तो कोरोना जो आया वो क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वायरस था वो, है ना। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसा माना जाता है कि वो लैब में बना हुआ था, तो विनाश की तरफ ले जाता है। कोई भी सूक्ष्म जीव कभी भी कुछ भी गलत चीज भी कर सकता है। चलिए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, ट्रांसजेनिक जीवों के प्रयोग से जुड़ी चुनौतियां। अब चुनौतियां क्या है, ये तो थे नैतिक मुद्दे, छोटे से टॉपिक है, 2 नंबर में या शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, ज्यादा इनका कोई ऐसे वैल्यू नहीं है, छोटे क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं ये, या एक 5 नंबर का कोई शॉर्ट नोट्स है, उसमें 2-3 शॉर्ट नोट दे दिए, उसमें पूछ लेते हैं। तो क्या चुनौतियां हैं हमारे पास? पहला है, ट्रांसजेनिक जीव बनाने में वांछित जीन के साथ, वही बात जो मैंने आपको कही कि जो जीन हम जोड़ना चाह रहे हैं, जो विजातीय जीन हम जोड़ना चाह रहे हैं के साथ कुछ अन्य जीन जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता आदि का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम जब वो बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारा वांछित जीन उसमें जुड़ रहा है या नहीं, उसके लिए हम वर्णात्मक चिन्ह यूज करते हैं, सेलेक्टिव मार्कर्स यूज करते हैं, ट्रिप्स, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के, ठीक है। तो एंटीबायोटिक के कुछ जीन हम यूज करते हैं। इसके उत्पाद कुछ मनुष्यों में एलर्जी जैसी प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं। अब आप जो ये जीन यूज कर रहे हैं, मान लो आपने एम्पिसिलिन का जीन यूज कर लिया सेलेक्ट करने के लिए कि हमारा जीन जो है वो सेलेक्टिव मार्कर के लिए, वर्णात्मक चिन्ह जिसको हमने बोला, है ना, यूज कर लिया आपने, लेकिन ये जीन रहेगा उसमें तभी तो सेलेक्ट होगा। अब आपने ये कि ये इंसानों में डाल दिया, तो हो सकता है कि ये प्रतिरोधी जीन इंसानों के लिए हार्मफुल हो, कोई उसमें साइड इफेक्ट कर दे। जैसे कि हमने वही कहा, इंसुलिन जो हम गाय से या पिग से बना रहे थे, वो थी तो इंसुलिन, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे कुछ इंसानों के लिए, है ना, सबके लिए नहीं, कुछ को एलर्जी कर रही थी, तो ऐसे एलर्जी पैदा कर सकती है। तो इसका ध्यान रखना है पहले तो आपको कि जो भी चीज आप बनाए वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या नहीं करे, साइड इफेक्ट नहीं दे। तो एक तो ये चुनौती है कि उसका ध्यान रखना है। ट्रांसजेनिक जीव, सूक्ष्म जीव दुर्घटनावश नियंत्रण से बाहर परिस्थितिकी संकट उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, नियंत्रण से बाहर हो जाए, क्या आपने बनाया तो कुछ और था, बन कुछ और आ गया। पिराना मूवी भी देखी होगी, बहुत खतरनाक मूवीज देखी हुई मैंने, मस्त वाली, ऐसे मुझे बहुत पसंद है। पिराना क्या होता है, वो लैब में पिराना की एक वैरायटी बनाता है और वो ऐसी पिराना बन जाती है कि वो लोगों को खाना शुरू कर देती है। मतलब उसकी साइज नॉर्मल पिराना से बहुत बड़ी हो जाती है, वैसे ही पिराना के टीथ बहुत शार्प होते हैं, ऐसा बटका बन लेती है वो, ठीक है। लेकिन उसने लैब में ऐसी पिराना बना दी होती है जिसकी साइज बहुत बढ़ती जाती है और जैसे नॉर्मल फिश एक बार में जितने एग देती है उससे करोड़ों गुना एग वो देती है। तो वो क्या करती है, वहां से लैब से टैंक, मतलब टैंक फूट जाता है, लैब से टनल से होते हुए वो नदियों में चली जाती है और उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और फिर वो इंसानों को खाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ऐसी नियंत्रण से बाहर चीजें नहीं हो जाए एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। एनाकोंडा वाली मूवी भी इसी का एग्जाम्पल है। तो इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकी संकट नहीं उत्पन्न कर दे कुछ, वो तो इंसानों को खा रही थी, पता चले वो दूसरे समुद्र में रहने वाले दूसरे जीवों को भी खा ले, सिर्फ पिराना ही पिराना दुनिया के अंदर, कोई दूसरी मछली ही नहीं या कोई दूसरा जीव ही नहीं समुद्र के अंदर, तो ऐसा नहीं हो। यह प्रभाव वैसा ही हो सकता है जैसा किसी क्षेत्र में विजातीय या बाहरी पौधे या जंतुओं के प्रवेश से होता है, ठीक है। वही कि कोई हमने ऐसा, जैसे मैंने अभी आपको पार्थेनियम का एग्जाम्पल दिया कि कोई ऐसा हमने मान लो कोई नया ही जीव बना दिया बायोटेक्नोलॉजी से जो इस दुनिया में था ही नहीं, अब उसका इस एनवायरनमेंट पे आने से हो सकता है कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो ऐसा जो प्रभाव है जो किसी विजातीय का मतलब जो पहले यहाँ नहीं था, नया कुछ आया है, ठीक है, जंतु या पौधा कुछ भी हो सकता है, उसके आने से जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं काइमेरिक प्रभाव। ये आपको याद रखना है। कोई पूछ सकते हैं भाई काइमेरिक प्रभाव क्या होता है,
तो नए एनिमल या ट्रांसजेनिक एनिमल या प्लांट के आने से पारिस्थितिकी तंत्र में या एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में होने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? काइमेरिक प्रभाव। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छोटे से हैं भाई ये टॉपिक और मुझे लगता है आपको यहीं लर्न हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको मूवी से रिलेट इसीलिए करा रही हूँ, याद हो जाए अच्छे से बस। और फिर आप अपने शब्दों में लिख लो, 2-3 टर्म्स यहाँ से सेलेक्ट कर लो और फिर उसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। कुछ वैज्ञानिक ट्रांसजेनिक फसलों का मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हैं, है ना। कुछ ऐसे वैज्ञानिक है जो कहते हैं कि अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाएंगे, तो वो हो सकता है कि दूसरी फसलों को नुकसान दे। उनमें से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हो जो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं और दूसरे किसी प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हो, है ना। जैसे मैंने कहा पार्थेनियम, वो ट्रांसजेनिक नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। या हमने कोई, जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि हमने ऐसे प्लांट बना लिए जिसमें वो फायरफ्लाइज यानी कि जुगनू की तरह लाइटें लगती थी। अब वो लाइट तो लग रही है, अच्छी बात है, चलो लाइट लग रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन उस जीन के साथ कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं सॉइल के अंदर जो उसके आसपास की सॉइल को खराब कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। आप मग्न, लाइटें हो रही है मस्त, है ना, ऐसे खुश हो रहे हो, अंदर खिचड़ी और ही पक रही है। तो इस चीज का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। और यही साइंटिस्ट कहते हैं कि वो हानिकारक भी हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक फसलों के परागकण अनेक लाभदायक जीवधारी जैसे परागकणकर्ताओं के लिए भी विनाशकारी होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट, फसलें जो पोलन ग्रेन को ले जाने वाले, जो वायु परागित पुष्प, अभी भाई 1 शॉट भी गया है चैप्टर का और चैप्टर 2 याद आ ही रहा होगा। वायु परागित जो पौधे होते हैं जिनमें कीट जो है, इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन करते हैं, है ना। बहुत सारे मधुमक्खी है, भंवरा है ना, ये सब पॉलिनेटर्स होते हैं। तो हो सकता है आपने कोई ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया जिसपे वो मधुमक्खी या भंवरा आके बैठता तो है, लेकिन उसका नेक्टर पीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, या उसमें कोई ऐसा चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उसकी स्पीशीज खत्म हो जाए। तो आपने तो भलाई का काम किया, उधर पॉलिनेटर खत्म हो रहे हैं, परागकणकर्ता गायब होते जा रहे हैं। परागकणकर्ता मतलब पॉलिनेटर्स जो परागण करते हैं। अब वो इंसेक्ट भी हो सकते हैं, वो बर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके भी ऊपर भी क्या हो सकता है भाई, विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। हाँ, ये आई वो संस्था कि भाई इनका क्या करें, अब सॉल्यूशन क्या है। तो हम बात करेंगे इंडिया की, फॉरेन की बात नहीं करेंगे। GEA इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क लगा लो। GEAC ये क्या है, फुल फॉर्म अभी आएगी इसकी। भारत सरकार ने इन मुद्दों पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई है जिसका नाम जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है स्पेलिंग, GEAC शॉर्ट में कहते हैं इसको। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ये क्या काम करती है ये भी याद रखनी है। क्या किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, एक ऐसी संस्था बना दी है जो इन सभी मुद्दों पे कि क्या काम हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं, भलाई है इसमें या बुराई है, नैतिक मुद्दों के बाहर जाके तो कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो अप्रूवल के लिए एक संस्था बनाई है ये वाली। ये सब इन चीज़ों को देखती है कि सही ट्रैक पर जा रहा है या नहीं जा रहा, और इनसे छुप के जो काम करते हैं वो तो गैर कानूनी है, ठीक है, यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। यह समिति GM शोधों तथा जन स्वास्थ्य से GM जीवधारियों के प्रवेश की न्याययुक्तता, मतलब कि लीगल, कानूनी रूप से, वैज्ञानिकता, ठीक है, कि कानूनी रूप से वो सही है या नहीं, लीगली वो सही है या नहीं, साइंटिफिकली वो सही है या नहीं, ये सारी जांच करेगी, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतनी सी बात थी। GM रिसर्च मतलब कि वही GM प्लांट, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ही GM कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस पे निगरानी रखेगी, ये सारे एथिकल मुद्दों पर देखेगी कि सही काम हो रहा है या नहीं। तो ये जो थी वो क्या थी, नैतिक मुद्दे और उनसे जुड़ी हुई चुनौतियां, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है एक, और ये चुनौतियां भी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा कुछ नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी इतना ही दे रखा है और खास कुछ इस टॉपिक में ऐसा है नहीं, ठीक है। एक फुल फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मुझे लगता है आपको अभी याद हो गया होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार।